नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद पीके में। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम एक यात्रा पर निकले हैं और जिस यात्रा के कुछ पड़ाव हम पूरा कर चुके हैं और उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए पड़ावों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा, हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास या भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसमें हमने अपनी यात्रा यहां से 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, यहां तक हम बात पूरी कर चुके थे। वास्तव में इन्हीं चार्टर एक्ट कहा जाता था, चार्टर एक्ट। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की संसद से ये चार्टर एक्ट सर्कुलेट होते थे और हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन आया हुआ था और उसे ये बताया जाता था कि आपको व्यापार करने के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी कैसे देखने हैं। और जिस पर शिकंजा कसने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1784 में COD के ऊपर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। यहां तक हमने समझा था। दोस्तों, इससे आगे होता क्या है वास्तव में, एक चार्टर एक्ट आता है 1793। 1784 के बाद जो एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हमें बैक जाना होगा। वो इसलिए क्योंकि इसे समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें कॉर्नवालिस की पृष्ठभूमि समझनी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती है। 1776 यूएसए की क्रांति, 1776 में यूएसए की क्रांति हुई थी। और उस समय जब यूएसए में क्रांति हुई तो इस समय ब्रिटेन का उपनिवेश यूएसए था और यहां पर जो शासनिक और प्रशासनिक कार्य देख रहा था ब्रिटेन की या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो कॉर्नवालिस देख रहा था। और कॉर्नवालिस एक ऐसा योग्य शासक था जिसे यूएसए की क्रांति के बाद जब यूएसए हाथ से निकल जाता है ब्रिटेन के, तो कॉर्नवालिस को कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्थापित करना था या कॉर्नवालिस को कहीं ना कहीं ऐसी जगह भेजना था जहां पर वह अपनी पकड़ मजबूत रख सके और जहां पर वास्तव में जहां का प्रशासन वास्तव में जटिल हो और वहां पर एक बेहतर सेनापति की जरूरत हो। तो इसी के लिए सबसे उपयोगी जो सेनापति सिद्ध होता है वह कॉर्नवालिस ही होता है भारत के संदर्भ में। जब 1793 का एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, लेकिन इससे पहले 1786 में ब्रिटेन की संसद में एक एक्ट पारित किया गया और कॉर्नवालिस को भारत का नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम बंगाल का। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और दोस्तों, ये भी बात याद रखना कि यहां पर कॉर्नवालिस ने एक शर्त रखी थी आके कि अगर मैं यहां जाऊंगा तो सैन्य शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ही होनी चाहिए, तभी यहां पर आने के लिए इसने हामी भरी थी। तो 1786 के एक्ट में ही यह कह दिया गया था कि सैन्य शक्ति जो होगी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में होगी, पूर्ण रूप से होगी। और हमने देखा था कि 1773 का जो एक्ट था, यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं बहुमत के आधार पर फैसला करता था। इसको समझने के लिए थोड़ा समय
ये 1773 का एक्ट और ये 1793 का एक्ट। यहां पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह बहुमत से फैसला लेता था। बहुमत का मतलब क्या हुआ, यदि कार्यकारी परिषद में जैसे मैंने बताया था कि 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था, तो यदि जिस ओर 3 होंगे, 4+1 की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी कि जिस ओर 3 होंगे तो डिसीजन क्या होगा, उसी ओर होगा। लेकिन यहां पर कॉर्नवालिस को पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि चाहे तो बहुमत के आधार पर फैसला ले और चाहे न ले। तो ये एक कारण था। अब 1786 का एक्ट आप ऐसा समझना कि सिर्फ कॉर्नवालिस को भारत लाने के लिए लाया गया। और क्योंकि एक्ट आना था, चार्टर्ड एक्ट आना था 1793 में। अब चार्टर्ड एक्ट के बारे में भी आप अपनी समझ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको कंफ्यूजन रहे या आप कभी किसी भी संकोच में रहे। चार्टर्ड एक्ट में आपको बता देता हूं दोस्तों, चार्टर्ड एक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ब्रिटेन है, खासकर जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ये ब्रिटेन है और ये ब्रिटेन की संसद है और ये भारत है, ये भारत है। यहां पर है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां से एक चार्टर्ड एक्ट जिसे आज्ञा पत्र भी कहा जाता था, आज्ञा पत्र कॉल्ड, यानी ये ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को इस भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर राज करने के लिए, शासनिक प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए यहां से क्या देती थी, चार्टर्ड एक्ट देती थी, यानी आज्ञा पत्र देती थी। और उसी के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर क्या देखती थी, शासन देखती थी, प्रशासनिक कार्य करती थी, वाणिज्यिक कार्य करती थी, व्यापारिक कार्य करती थी। तो इसी को लेकर एक्ट आता है 1793 का एक्ट। तो ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, परस्पर आप अंतर अच्छे से समझेंगे। अगर एक बार नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट कर देखेंगे। लेकिन आप अगर इसके साथ अपनी समझ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाकर चलेंगे तो आपको यहाँ की भूमिका भी समझ आएगी। और आगे के जो हम विभिन्न आयाम पढ़ेंगे, 1813 का एक्ट हो, 1833 का एक्ट हो, 1853 का एक्ट हो, तो उनके बारे में आपकी समझ और भी ज्यादा पुख्ता होती चली जाएगी। अब बात करते हैं 1793। इसको जानने से पहले कुछ बातें जान लेना ज्यादा जरूरी है। इसे आप नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। सेवनटीन 93 का चार्टर एक्ट। कॉर्नवालिस यहां पर आता है कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस के बारे में दोस्तों 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखना। हमारे यहां 1798 में वेलेजली का आगमन होता है। ये उत्तराखंड के पेपर्स में कई बार पूछा भी है। और दोस्तों एक बात और याद रखना, स्पेशली अभी इस चैनल से उत्तराखंड के मोस्ट ऑफ बच्चे जुड़े हैं और वो उत्तराखंड का एग्जाम भी देंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस पेपर्स को आप अटेम्प्ट करेंगे, जिस पेपर को आप देंगे, उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बताता चलूंगा कि ये सवाल इस परीक्षा में आया था, ये सवाल इस परीक्षा में आया था।
तो इसे भी आप याद रख लें कि हालांकि जब इतिहास पढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपको गवर्नर जनरल के काल बताऊंगा तो उसमें भी चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर अगर जिक्र आया तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए। 1798 में वेलेस्ली का आगमन हुआ था भारत में। इसका भाई था ड्यूक वेलिंगटन। यह भारत की यात्रा पर आता है और एक अधिकारी के तौर पर यहां काम करता है सीओडी के तहत। और जब यह भारत से ब्रिटेन जाता है तो ब्रिटेन में जाकर यह बताता है कि भारत में शासन करना ब्रिटेन के शासन करना जैसा नहीं है। इसके लिए अगर आपको भारत में शासन करना है तो आपको वहां का शासन तलवार की ढाल पर ही, पुलिस की ढाल पर ही और बंदूक की ढाल पर ही करना होगा। इसके बिना आप प्रशासन नहीं कर सकते। तो ये टिप्पणी वहां करता है, इसलिए कॉर्नवालिस को यहां पर भेजा जाता है। और कॉर्नवालिस यहां पर 3 चीजों का मुख्यतः निर्माता माना जाता है भारत में भी। नंबर 1 नागरिक सेवा, नंबर 2 पुलिस सेवा और नंबर 3 सैन्य संगठन या सेना का विकास। सेना का विकास, इन तीनों चीजों के लिए इनका जो जनक माना जाता है वो कॉर्नवालिस को ही माना जाता है भारत में। दूसरा प्रोविजन इस एक्ट में किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए चार्टर प्रदान कर दिया गया कि आप अगले 20 वर्षों तक बिना रोक टोक के शासन कर सकते हैं। यानी 20 वर्षों तक आपके यहां कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो नियम कानून तय कर दिए गए वो अगले 20 सालों तक लागू रहेंगे। तीसरा काम कॉर्नवालिस ने किया था दीवानी न्यायालयों की गठन। दीवानी न्यायालयों का गठन किया इसने। दीवानी न्यायालय समझ लेना दोस्तों, ये वास्तव में आज अगर इनकी संकल्पना आप देखेंगे तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखते होंगे, जो हमारा जिला न्यायालय होता है वो उस समय दीवानी न्यायालयों की तरह ही कार्य करते थे। तो ये इसकी देन भी कहीं ना कहीं कॉर्नवालिस था और कॉर्नवालिस इस वजह से भी महत्वपूर्ण पर्सन हो जाता है। हमें वास्तव में अगर इनकी हम प्रासंगिकता देखें अपने इतिहास पर तो हम इन्हें अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन यदि आज जिस पुलिस महकमे को हम फेस करते हैं, जिस नागरिक सेवा जो आईएएस पीसीएस और उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, उन्हें अगर आपने देखा होगा तो वो नागरिक सेवा के अंतर्गत ही आते हैं। और सेना में आर्मी को लेकर आज हमारे अभी कल भी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ जवान शहीद हुए हैं, तो सेना को लेकर तो हमारे यहाँ भारत में काफी उत्साह देखा जा सकता है। तो उसका विकास भी और उसका जनक भी कहीं ना कहीं कॉर्नवालिस को ही माना जाता था, एक आधिकारिक तौर पर मैं ऐसा कहूंगा। तो यहाँ पर आप ये 3 चीजें 1793 के चार्टर्ड एक्ट में याद रखना कि दीवानी न्यायालयों का गठन, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और कॉर्नवालिस नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, सैन्य संगठन, सेना का विकास भी कॉर्नवालिस ने किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे चले। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारे यहां 1833 का चार्टर सॉरी 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें मुख्यतः क्या प्रोविजन किए गए थे? 2-3 प्रोविजन है, आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों देखो, जो मैं आपको चार्टर एक्ट में बता रहा हूं वो वास्तव में एक संवैधानिक दृष्टि से बता रहा हूं। यदि आप इसका और गहरा अध्ययन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आप वहां पर एक विस्तृत नोट्स वहां पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे।
जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैं उन्हीं पहलुओं को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ चल रहा हूं जो हमारी संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नहीं तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह है संविधान की क्लास कम और हिस्ट्री की क्लास ज्यादा हो जाएगी। मैं इसकी विस्तृत चर्चा जब आपको आधुनिक भारत का, जब उत्तर आधुनिक भारत में आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट में जब हम उसकी चर्चा परिचर्चा करेंगे तो वहां पर हम इसे बिल्कुल गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। वास्तव में अभी जो बेसिक जरूरतें हैं वो मैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनका जो वर्णन है वो मैं आपको यहीं पर कर दिए देता हूं। तो इसमें जो प्रोविजन किए गए, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया कि आप 20 साल तक और कार्य देखें। दूसरा काम इसमें किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तीसरा काम इसमें किया गया, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। और शिक्षा पर, ठीक है, हाँ, ये 3 मुख्य प्रोविजन इसमें किए गए थे। अब हम समझ लेते हैं, 20 साल तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार, इसमें एक चीज नोट डाउन कर लेना कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन व चाय, यानी चीन के साथ वो चाय पर एकाधिकार बना। इसका मतलब क्या था, इसे भी आप अच्छे से समझेंगे कि यहां पर क्या किया कि अभी तक जो व्यापार करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड होते थे वही लोग व्यापार करते थे। लेकिन जब 1813 का जो एक्ट आया उसमें ये बात कही दी गई कि आप सिर्फ चीन के साथ आप जो व्यापार होगा उसमें यूरोप के अन्य लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे या यूरोप के अन्य व्यापारी भाग नहीं लेंगे, और चाय के व्यापार पर भी यहां पर ये शर्त रखी गई। बाकी एकाधिकार चाहे, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ देखे तो चाहे वो नील की खेती हो, चाहे फिर सूत की खेती हो, जो जूट था वो यहीं से एक्सपोर्ट होता था। कच्चा माल काफी तौर पर वहां पर ब्रिटेन में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उस पूरे व्यापार पर यहां से क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी व्यापार पर एकाधिकार, मोनोपोली एबोलिश कर दी गई। इस शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान, ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये कई बार सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इसे अच्छे से समझना। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का प्रावधान, इसे भी समझेंगे हम। ये क्या था दोस्तों, इसके तहत वास्तव में मैंने आपको बताया जब ब्रिटेन वहां से जो आज्ञा पत्र था वो सर्कुलेट करता था, तो उसमें वास्तव में वही नियम कानून होते थे कि किस तरीके से हमें भारत पर शासन करना है, यानी किस तरीके से भारत के लोगों को सुविधा मुहैया करानी थी। और मुझे नहीं लगता कि ये सारे प्रोविजन करने से कहीं ना कहीं भारत के हितों को सुरक्षित रखा गया, क्योंकि वास्तव में हम आज भी इसी बात को मानते हैं कि हम अंग्रेजों का गुलाम रहे और अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए, यह प्रावधान किया गया कि भारतीयों के लिए शिक्षा देने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का प्रोविजन कर दिया गया। और उस समय 1 लाख रुपए की धनराशि बहुत बड़ी धनराशि थी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि यह राशि 1813 में आई गवर्नर जनरल के माध्यम से, और 1823 तक यह खर्च ही नहीं हो पाई। अब खर्च क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इसके खर्च को लेकर विवाद ने जन्म ले लिया। कहा गया कि यह खर्च पाश्चात्य शिक्षा पर हो,
या प्राच्य शिक्षा पर हो। प्राच्य शिक्षा पर हो, यानी ये विवाद उत्पन्न हो पड़ा कि यह जो धनराशि है भारत की जो संस्कृति में समाहित भाषा थी संस्कृत, उस पर खर्च किया जाए, या फिर जो अंग्रेज तो अंग्रेजी सीखते थे, इंग्लिश बोलते थे, या फिर इंग्लिश पर खर्च किया जाए। तो यह विवाद 1813 से 1823 तक बना रहा। 10 वर्ष तक यह धनराशि खर्च नहीं की जा सकी। एक और प्रोविजन इसमें लिख लेना, इसे नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। छूट दे दी गई, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है कि ईसाई मिशनरियों को छूट क्यों दी गई और इसका क्या कारण था। इसे इस तरीके से समझना, ये ब्रिटेन है और ये भारत है। भारत हमेशा अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध देश रहा है। और यहां पर जो ब्रिटेन थे, क्योंकि हम आज भी अपने यहां भारत में देखते हैं 4 धर्मों का मुख्यतः हम नाम लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इन 4 धर्मों को हम वास्तव में नाम लेते हैं और इन्हीं अपनी संस्कृति का हम तरजीह भी मानते हैं। तो यहां पर जो ब्रिटेन ने यहां पर जो चेंज करना चाहती थी, वो इन तीनों कम्युनिटी को, इन तीनों समुदाय को, हिंदू, मुस्लिम और सिख को, वो ईसाई में चेंज करना चाहती थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ईसाई मिशनरी थे, पादरी अपॉइंट कर दिए गए कि आप जाएं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी दें और वहां पर जो भी लोग हैं उन्हें ईसाई धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में आप उन्हें गाइड करें और उन्हें इतना एम्फेसाइज करें, उन्हें इतना जोर दें कि वो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना ले। लेकिन हमारी संस्कृति आज भी प्राचीन काल की संस्कृति है और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो धर्म है आज भी अल्पसंख्यक हैं। हमारे लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। ये हमारे भारत की काफी दृढ़ता पूर्वक जो उसने अपनी मान मर्यादाएं थी वो बनाए रखा और आज भी हम इसकी छाया देख सकते हैं। इसे आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा 1833 का एक्ट। इसके माध्यम से कुछ प्रोविजन किए गए। सर्वप्रथम 20 वर्ष के लिए फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का को चार्टर्ड एक्ट प्रोवाइड किया गया। दूसरा प्रोविजन इसमें किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एक ही इंसान था और उसका नाम था विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक। यह सवाल 2 तरह से पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। और इसे स्टार्टिंग में आप रिकॉल करें अपने आप को, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, तो याद रखें। और अगर बंगाल का गवर्नर पूछे तो लॉर्ड क्लाइव। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही कंफ्यूजन सवाल पूछे जाते हैं
और मेरा पूरा दायित्व रहेगा कि आपको जहां पर भी कंफ्यूजन हो वहां पर आप अपनी पूरी दृढ़ता पूर्वक आप उस टॉपिक को समझें और बेहतरी के साथ समझें, ताकि एग्जाम हॉल में बैठ के आप हेजिटेट ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। यहां कंफ्यूज हो चलेगा, लेकिन आप अगर एग्जाम हॉल में बैठ के कंफ्यूज होते हैं तो वहां पर आपके कंफ्यूजन की कोई माफी नहीं होती। तो ध्यान रखना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तीसरा काम किया गया यहां पर एक विधि आयोग, विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया और इसमें एक सदस्य को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में मैकाले इसके अध्यक्ष भी बने थे वास्तव में। और अभी वर्तमान में भी, इसे भी आप याद रखना, अपने करंट को अपडेट कर लेना, वर्तमान में 22वां विधि आयोग का गठन किया गया है। अभी फरवरी में किया गया है। इसे आप जाएं गूगल पर या अन्य किसी सोर्स से देख लें। 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है, उसकी चर्चा वहां पर देखें। और स्वतंत्रता पश्चात हमारे यहाँ प्रथम जो विधि आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। ये आप नोट डाउन करके अलग से यहीं पर नोट डाउन कर ले, चाहे लिख लें। इस विधि आयोग का काम क्या होता था? यह विलियम बेंटिक यानी गवर्नर जनरल को क्या देता था? परामर्श देता था, वहां पर उसे सलाह देता था किसके संबंध में? कानून के संबंध में। और जिसे मानने के लिए विलियम बेंटिक या भारत का गवर्नर जनरल बाध्यकारी नहीं था। ये भी दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि अल्पकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया था और अध्यक्षता कहीं ना कहीं मैकाले के द्वारा ही इसकी की जाती थी। चौथा प्रोविजन इसमें किया गया था कि दास प्रथा को गैर कानूनी करार दे दिया गया। ध्यान रखना, इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी करार दिया गया था, बल्कि इसका इसका उन्मूलन, इसकी समाप्ति की गई थी 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के समय। तो ध्यान रखना दोस्तों कि गैर कानूनी करार दिया गया था, लेकिन समाप्ति, सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहां पर एम्फेसाइज कर रहा हूं आपको कि दास प्रथा को गैर कानूनी करार इस एक्ट के थ्रू दिया गया, बेंटिक ने दिया, लेकिन इसका जो उन्मूलन हुआ, इसकी जो समाप्ति हुई, वो लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम 1843 में की गई थी। तो एक बार और फिर रिपीट कर देता हूं मैं, 20 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट को बढ़ा दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एक ही इंसान था, विलियम बेंटिक। विधि आयोग का गठन किया गया और विधि आयोग से संबंधित नोट डाउन करके यहीं पर लिखे। वर्तमान में 22वें विधि आयोग का गठन किया गया है और प्रथम विधि आयोग का गठन स्वतंत्रता पूर्व 1955 में, जिसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। तो ये भी आप नोट डाउन रखें। और दास प्रथा को गैरकानूनी करार दिया गया और 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के समय में इसे इरेडिकेट, इसे उन्मूलन, इसे समाप्ति की ओर ले जाया गया। ठीक है, इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट चार्टर्ड एक्ट आता है 1853 में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक दो पॉइंट है, बस ध्यान रखना। अभी तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार क्षेत्र था उसका अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया जा रहा था, लेकिन इस चार्टर्ड एक्ट में कहा कि जब तक ब्रिटेन की संसद चाहे इसमें कहा गया कि जब तक ब्रिटेन की संसद चाहे तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहेगा। यानी अब ऐसी सुखबोगाहट होने लगी थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना अपार धन कमाने लगी थी और उसके जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो चले थे, तो ब्रिटेन की संसद के पास भी ये जानकारी पहुंचने लगी थी और उसी के तौर पर यहां पर कह दिया गया कि अब अगले 20 साल के लिए आपको अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, बल्कि जब ब्रिटेन संसद चाहे आपके अधिकार क्षेत्र को खत्म कर सकती है। इसका अभी रिजल्ट हम देखेंगे आगे। दूसरा यहां पर विधायी कार्यों व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, इसका बेहतर एग्जांपल मैं कोरोना से ही समझाना चाहूंगा आपको। वर्तमान में पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम पीछे से समझते हैं इसकी। मैंने आपको विधायिका के केंद्रीय विधायिका के 3 अंग बताए थे सरकार के कहना ज्यादा ठीक रहेगा, उन्हें आप छोड़ दें। नंबर 1 बताया था जुडिशरी, नंबर 1 बताया था लेजिस्लेटिव और नंबर 3 बताया था एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है वही प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देती है और जो लेजिस्लेटिव है वही विधायी कार्यों को अंजाम देती है। ध्यान रखना, विधायी कार्य का मतलब होता है किसी कानून का निर्माण करना, यह आता है विधायी कार्यों के अंतर्गत, और किसी कानून को लागू कराना यह आता है प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत। वर्तमान में आप कोरोना की स्थिति देख रहे होंगे और आप यह जान रहे होंगे कि फलाना गांव सील कर दिया, यहां पर पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, पूरे भारत में कहीं ना कहीं एपिडेमिक एक्ट के तहत स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं महामारी का जन्म ले लिया है, तो उसे भी आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर हमारे यहां जब बात में आई तो इसे याद रखना 1897 का, अंग्रेजों के समय का ही। देखो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण, अब तक भी ये चेंज नहीं हुआ है। यह एपिडेमिक एक्ट यानी महामारी एक्ट, और यह सवाल पूछा जाएगा 100। मैं कोरोना पे एक लेक्चर तैयार करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें कोरोना से संबंधित किन किन स्टेट ने क्या क्या योजनाएं चलाई वो हम वहां पर चर्चा करेंगे। 1897 का महामारी एक्ट है और 2005 आपदा एक्ट, इसी के अनुसार लॉकडाउन भारत में संचालित है। तो इसे बताने का पीछे मेरा रीजन ये था कि ये जो महामारी एक्ट कहते हैं अधिनियम को, यानी कानून बनकर तैयार हो चुका है, तो ये जो विधायी कार्य थे, विधायी कार्यों के द्वारा क्या किया गया, यह एक्ट बनाया गया महामारी एक्ट, जिसमें राज्य सरकार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं या स्वास्थ्य संबंधी कार्य ऑपरेट करती है, और जो ऑपरेट किए जाते हैं वो क्या कहते हैं प्रशासनिक कार्य, और इसी के अंतर्गत आता है आपदा एक्ट बना दिया, कानून बना दिया, और लॉकडाउन कानून बनकर आपदा एक्ट बनकर तैयार, और उसी के तहत लॉकडाउन संचालित कर दिया गया भारत में।
और इस लॉकडाउन को निभा कौन रहा है, लॉकडाउन किसके माध्यम से निभाया जा रहा है, इसमें प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे पुलिस महकमा आपने देखा होगा कितनी मुस्तैदी के साथ लगा है, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, सब प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं या उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये था। अब विधायी कार्य अलग होंगे, यानी अलग लोग करेंगे, और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। इसके पीछे बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। और एक और लास्ट लिख लेना इसमें, मैकाले आयोग का गठन किया गया किसके लिए, सिविल सर्विस में सुधार के लिए। सिविल सर्विस में सुधार के लिए मैकाले आयोग का गठन किया गया, यह भी ध्यान रखना। और मैकाले को पूर्ण विधि सदस्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण विधि सदस्य का दर्जा दे दिया गया। सिविल सर्विस के बारे में एक पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको, आप इसे नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, दोबारा फिर समझे से अच्छे से। जब तक ब्रिटेन की संसद चाहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहेगा। सेकंड पॉइंट है इसमें, विधायी कार्यों व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी लेजिस्लेटिव के कार्य अलग अंजाम दिए जाएंगे और एग्जीक्यूटिव अलग दिए जाएंगे। इसी के माध्यम से हमने कोरोना महामारी को समझा कि 1897 महामारी एक्ट राज्यों के लिए बनाया गया था, अंग्रेजों के समय का फिलहाल अब चल रहा है, और इसके द्वारा स्वास्थ्य जो संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं वह राज्य सरकारों का निर्वहन कर रही है। और 2005 का हमारे यहाँ एब्दा एक्ट है भारत सरकार में, और उसी के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को लोगों को उनके स्थान पर पहुंचाना या पर लॉकडाउन का पालन कराना, ये है प्रशासनिक कार्य। और इनको अंजाम कौन दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएम, एसडीएम और उनके अधीनस्थ अन्य कर्मचारी इसे संचालित करने का कार्य कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट हमने बताया इसमें, मैकाले आयोग का गठन किया गया किसके लिए, सिविल सर्विस के सुधार के लिए। और इस मैकाले में एक पॉइंट और, पूर्ण विधि सदस्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि 1833 के एक्ट में इसे अल्पकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम इसमें, इसे नोट डाउन करें, सॉरी दे दिया, दर्जा दे दिया गया। ठीक है, दोस्तों लास्ट पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिविल सर्विस। अब तक क्या होता था, 1853 तक सिविल सर्विस में जो भी अधिकारी आते थे वह क्या होते थे, नामित होते थे, नॉमिनेटेड होते थे। यानी जिसे सीओडी को लगा या बीओसी को लगा, उसकी अपॉइंटिंग कहां कर दी गई, भारत में उच्च अधिकारी के तौर पर कर दी गई। जैसे हमारे यहाँ जो उच्च अधिकारी के तौर पर हम देखते हैं, उसमें हम डीएम को देखते हैं, एसपी को देखते हैं। और एसपी का जो कॉन्सेप्ट था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक जो जिले पर होता है, उसका भी प्रतिपादन जो किया था वो कॉर्नवालिस ने ही किया था। ये भी बच्चों ध्यान रखना। आगे इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। तो ये जो बड़े अधिकारी होते थे ये नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा ओपन एग्जामिनेशन पद्धति की शुरुआत कर दी गई। ये याद रखना बच्चों दोस्तों कि सिविल सर्विस में अभी तक 1853 तक
जितने भी अधिकारी थे वो इनके द्वारा नामित होते थे, यानी नॉमिनेट करके भेज दिया। अब क्या हुआ, ओपन एग्जामिनेशन होने लगे, खुली प्रतियोगिता यहां पर कर दी गई और इसके तहत जो अपनी जिसके अंदर काबिलियत होती थी वही उच्च अधिकारी बन सकता था। ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि भारत में स्वतंत्रता की जो जड़ें थी वो मजबूत होने लगी थी और स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि हो सकता है जल्दी ही आपके हाथ से भारत की सत्ता जा सकती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत वालों को लॉलीपॉप देने के लिए या भारत वालों को सिर्फ एक दिलासा देने के लिए ये सारे प्रोविजन किए गए थे। हालांकि स्थिति वही बनी रही और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी 21 वर्ष, कभी 23 वर्ष, कभी 18 वर्ष इतनी सिविल सर्विस की एज रख दी गई क्योंकि सीमित संसाधनों में इन्हीं से तैयारी करनी होती थी। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस एज में उस समय हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति का स्तर कैसा था। और इसमें बखूबी बात है कि ब्रिटेन के ही लोग उच्च अधिकारियों या उच्च प्रशासनिक पदों पर अपॉइंट होते होंगे, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम आगे की चर्चा करेंगे अपनी, जिसमें हम जानेंगे क्योंकि कल से कुछ महत्वपूर्ण आयाम जुड़ने वाले हैं जिनका रिलेशन हमारे संविधान से ज्यादा दिखेगा। हालांकि रिलेशन इनका भी दिखता है, संबंध इनका भी दिखता है, लेकिन आगे जाकर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे अब हम अपने संवैधानिक जो सुधार हुए हैं उनकी समाप्ति की ओर हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कल मैं संवैधानिक सुधारों को खत्म करूं और कल संविधान सभा तक हम पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों थोड़ा टाइम इसलिए भी लग सकता है क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके अंदर अब तक हेजिटेशन थी, जो आपके अंदर अब तक झिझक थी, उसे मैं पूरा करते हुए चलूं। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप मेरा साथ दें और मैं भी आपका साथ देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।